जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वही जस्टिस वर्मा जिनके दिल्ली के बंगले के आउट हाउस में जले हुए नोट के बंडल मिले थे। खूब विवादों के बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए एक पैनल बनाया गया था, इम्पीचमेंट के लिए। 10 अप्रैल से ही इस पैनल की फाइनल सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरा मामला? यूं अचानक जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या उन्हें इम्पीचमेंट का डर था? इस्तीफे के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से हुई है? 14 मार्च 2025 लुटियंस दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट का बंगला नंबर 30। ये घर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रहे जस्टिस यशवंत वर्मा का आधिकारिक निवास था। रात करीब 11:30 बजे इस बंगले के आउट हाउस, जिसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आग लग जाती है। पीसीआर को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, आग पर काबू पा लिया जाता है। ये होली के एक दिन पहले की घटना थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और उनका परिवार उस वक्त घर पर नहीं था, छुट्टियों पर बाहर भोपाल गया हुआ था। आउट हाउस में लगी आग पर काबू पाने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम अंदर कमरे पर पहुंचती है, तब उन्हें बोरियों में भरे कुछ अधजले बंडल दिखाई देते हैं। टॉर्च ऑन कर देखने पर पता चलता है कि ये 500 रुपए के नोट के बंडल थे। कुछ पूरे जल चुके थे, कुछ आधे अधूरे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इसका वीडियो बना लेती है और 15 मार्च की सुबह तक ये वीडियो सारे न्यूज चैनल की स्क्रीन पर होता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि करीब 10 से 15 करोड़ रुपए कैश जल चुके हैं, लेकिन पुलिस वहां आकर आगे की जांच करती, उससे पहले ही कैश वहां से हटा लिया जाता है। यहां तक नोट जल गए, अब शुरू होती है जांच। आइए आपको पूरी टाइमलाइन समझा देते हैं। 15 मार्च 2025 की शाम करीब 5 बजे इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल होता देख दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरी जानकारी एक रिपोर्ट की तरह बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप देते हैं, जिसके बाद 21 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक और डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर उसे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंप देते हैं और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की अपील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 21 मार्च 2025 को ही कॉलेजियम जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद बार एसोसिएशन इसका विरोध करता है। साथ ही बार एसोसिएशन ये भी करते हुए हड़ताल कर देता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई ट्रैश बिन नहीं है जहां करप्ट जज को डंप कर दिया जाए। 22 मार्च 2025 को सीजीआई इस मामले में कार्रवाई शुरू करते हैं। 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई जाती है और देर शाम को कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कर देता है। जांच के दौरान इन हाउस कमेटी जस्टिस वर्मा से 3 सवालों का लिखित जवाब मांगती है। पहला, कैश वहां कैसे मौजूद था? दूसरा, कैश का स्रोत क्या था? और तीसरा, कैश आउट हाउस से किसने हटाया? 28 मार्च 2025 तक जांच कमेटी 55 गवाहों की बयान लेती है, जिसमें 10 से ज्यादा आई विटनेस थे। पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, फायर फाइटर्स, जिन्होंने मौका वारदात पर जले हुए नोटों के बंडल देखे थे। और फिर 5 अप्रैल 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं और न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले लेते हैं, लेकिन उन्हें न्यायिक जिम्मेदारी से परे रखा जाता है। लेकिन 3 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा को कदाचार यानी मिसकंडक्ट का दोषी मान लेती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है। लेकिन 17 जुलाई 2025 को जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, याचिका दाखिल कर इन हाउस जांच रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग करते हैं। इस बीच ये मामला संसद भी पहुंच जाता है। विपक्ष इंपीचमेंट की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करता है। इंपीचमेंट मोशन को 207 सांसद, लोकसभा के 146 और राज्यसभा के 63 सांसद साइन कर अपना समर्थन दे देते हैं और फिर 12 अगस्त 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंपीचमेंट मोशन को स्वीकार कर लेते हैं। 22 अगस्त 2025 को जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट BV आचार्य को कमेटी का मुख्य सदस्य चुना जाता है। 8 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहे इंपीचमेंट की कार्रवाई पर सुनवाई कर पूरा फैसला सुरक्षित रख लेती है।
जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को लोकसभा स्पीकर की कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश दिए जाते हैं। 12 जनवरी 2026 को जस्टिस वर्मा संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखते हैं। जस्टिस वर्मा सवाल उठाते हैं कि जब अधिकारियों ने घटनाक्रम को सुरक्षित नहीं किया तो उन्हें महाभियोग का सामना क्यों करना चाहिए। साथ ही अपने जवाब में जस्टिस वर्मा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये भी कहते हैं कि वो घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे ही नहीं। इसके बाद 13 मार्च से 21 मार्च तक इस मामले में डे टू डे कंटिन्यू सुनवाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जस्टिस वर्मा को लिखित जवाब और सबूत पेश करने का मौका भी दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अप्रैल से इस पैनल की फाइनल सुनवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंपीचमेंट के डर से जस्टिस यशवंत वर्मा ने पहले इस्तीफा दे दिया है? इस सवाल का जवाब कठिन है और अभी क्लियर भी नहीं है, क्योंकि जांच पैनल को क्या फाइंडिंग्स मिली है। बेशक सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उनके खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई करने की सिफारिश की। इस सिफारिश को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने जो इंपीचमेंट के लिए कमेटी बिठाई, उसके खिलाफ भी जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। दोबारा याचिका रद्द कर दी गई। 10 अप्रैल से इंपीचमेंट कमेटी की फाइनल सुनवाई शुरू होने जा रही थी। उससे ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने अपना इस्तीफा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया है और एक दिन बाद 10 अप्रैल को उनके इस्तीफे की बात सार्वजनिक हुई है। जस्टिस वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि मैं आपके सम्मानित पद पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता जो मुझे लेटर लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गहरी पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। इस पद पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। अच्छा, जाते आते एक सवाल और, अगर जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट हो जाता तब क्या होता? भारत के संवैधानिक डिक्शनरी में इंपीचमेंट नाम का कोई शब्द नहीं है। यह बाहर से अडॉप्ट किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को आमतौर पर जज की हटाने की प्रक्रिया यानी कि रिमूवल कहा जाता है और यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही जजों पर लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 123(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 217(1)(b) और अनुच्छेद 218 के तहत हाई कोर्ट के जजों को हटाने का। जज केवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी कि साबित हो चुके दुराचार या फिर इनकैपेसिटी यानी कि शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी है। संसद में मोशन का नोटिस देना, हालांकि इस मोशन के पास होने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सांसद और 50 राज्यसभा सांसद के समर्थन की जरूरत होती है। इसके बाद गेंद लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पाले में चली जाती है। उन्हें यह मोशन एडमिट करना है या रिजेक्ट। मोशन एक्सेप्ट हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी प्रोमिनेंट ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी को मिलाकर एक पैनल बनाई जाती है जो आगे की जांच करती है, पूछताछ, गवाही, लिखित जवाब, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। अब अगर यहाँ पैनल जज को दोषी पाती है तो जज के रिमूवल के लिए दोबारा इसे संसद भेजा जाता है। वहां वोटिंग होती है दोनों सदनों में, अलग अलग दोनों सदन में चर्चा होती है और सदन में बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति को सदन का चुनाव दे दिया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति जज को हटाने का निर्देश जारी करते हैं। यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने का काम इतना भी आसान नहीं है। प्रक्रिया काफी लंबी, जटिल और कठिन है। अब जानते हैं इम्पीच होने के बाद क्या सजा मिलेगी। सबसे पहली सजा तो यही है कि पद चला जाता है, सारे बेनिफिट्स चले जाते हैं। इसके बाद कोई भी न्यायिक पद नहीं मिल सकता। आमतौर पर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी चले जाते हैं। इसके अलावा अगर दोष संगीन हो, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस हो, तब अलग से क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है और इससे जेल और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इंपीचमेंट वाली प्रक्रिया जेल या जुर्माना नहीं देती, ये सिर्फ हटाने तक सीमित होता है। यहाँ एक कैच और है, इंपीचमेंट प्रोसेस के दौरान अगर इस्तीफा हो जाए तो प्रक्रिया आम तौर पर रोक दी जाती है। इस्तीफा स्वीकार होने पर जज को रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पेंशन वगैरह, जबकि पूरा इंपीचमेंट होने पर ये सारी सुविधाएं छिन सकती हैं।
इम्पीचमेंट की प्रक्रिया इसलिए कठिन बनाई गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और राजनीतिक दबाव से जजों को परे रखा जा सके, बचाया जा सके, लेकिन साथ ही गंभीर दुराचार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ये था जस्टिस वर्मा का कैश कांड विवाद, जो पूरे 13 महीनों तक सिलसिलेवार जारी रहा। पहले बंगले में आग का लगना, फिर आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर्स को कैश का मिल जाना, इसके बाद मामले का तूल पकड़ना, जांच कमेटियों का बनना, संसद तक मामले का उठना और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर का भी विवादित बने रहना। ये सारी घटनाएं इन 13 महीनों में घटी हैं। अब जस्टिस वर्मा का इस्तीफा हो चुका है। इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस बंद होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।